नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है हमारे खास प्रोग्राम सुर्खियां अखबार की, जिसके जरिए हम तमाम खास खबरों को, तमाम बड़ी सुर्खियों को आप तक पहुंचाते हैं, वो भी बहुत सरल अंदाज में, सरल भाषा के साथ। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो अगले घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, चूंकि तमाम बड़े अखबारों की बड़ी हेडलाइंस आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं G7 समिट की। चीन के खिलाफ G7 देश एकजुट, कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी इस दौरान दी गई है। अमर उजाला ने खबर को तरजीह दी है। दुनिया की 7 सबसे बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G7 के शिखर सम्मेलन में चीन के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के संकल्प प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस पर भी सहमति जताई कि उन चीनी कंपनियों के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो देखिए, आपको हेडलाइन टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और दीपिका के हाथ में भी अखबार है। देखिए, चीन के खिलाफ G7 देश एकजुट हो गया है, कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी भी जारी की गई है। देखिए, जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे थे G7 में, कड़े अहम प्रस्तावों पर भी जो विचार विमर्श होगा। देखिए, यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद करने वाली चीनी कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए, ये बड़ा जो संकल्प लिया गया, 2 बड़े संकल्प लिए गए हैं। दूसरा है, तेल ढुलाई कर रूस को प्रतिबंधों से बचाने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। दक्षिणी चीन में, जैसे कि चीनी सागर में भी आपको बता दें कि ड्रैगन की हरकतों का विरोध लगातार तैयार हुआ है। मसौदा बयान में कहा गया कि हम दक्षिणी चीन सागर में चीन के सैन्य बल, समुद्री मिलिशिया के खतरनाक इस्तेमाल, देशों के गहरे समुद्रों में नौवहन की स्वतंत्रता के बार बार बाधा डालने, बलपूर्वक धमकाने वाली गतिविधियों पर विरोध को जारी रखेंगे। यूक्रेन के पीछे हम खड़े रहेंगे। G7 के तमाम देशों ने इस बात का आह्वान किया। मेलानी के विरोध के बाद गर्भपात के अधिकार के बयान को वहां से हटाया गया था। कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो मीटिंग थी कई मायनों में बेहद खास थी, जिसके कई कह सकते हैं कि अच्छे परिणाम मोनिका निकलकर सामने आएंगे। बिल्कुल। और ये देखिए, कुछ और अखबारों में इस खबर को तरजीह दी गई, क्योंकि काफ़ी बड़ी ये खबर रही थी। आज प्रधानमंत्री जो है वो वापस पहुंच रहे हैं इटली से भारत। और देखिए, इस दौरान कौन कौन से बड़े नेता रहे उसका मैं जिक्र करना चाहूँगी। यहाँ पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुँचे थे। इनके अलावा यूक्रेनी राष्ट्रपति आए थे। मेलोनी ने तो यहाँ पर जो है वो की ही थी, कहीं ना कहीं मेज़बानी की थी इन्होंने। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भी यहाँ पर मौजूद थे। तो कई अहम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। और इसके साथ एक अहम बात ये भी बताना चाहेंगे कि पोप फ्रांसिस जो है वो G7 को संबोधित करने वाले पहले ईसाई धर्मगुरु बने हैं। वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बोले। तो यहाँ पर ना इस शिखर वार्ता के दौरान बहुत सारे अहम मुद्दों पर बातचीत की गई और उनमें से एक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर बात की गई, जिसमें कहा गया कि कहीं ना कहीं अब टेक्नोलॉजी की दुनिया है। टेक्नोलॉजी लगातार जो है लोगों को आगे बढ़ा रही है और टेक्नोलॉजी, लेकिन हमें ये इंश्योर करना है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कही ये बातें, कि ये इंश्योर करना है कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा जो है वो हर वर्ग तक पहुँचे, हर वर्ग इसका फ़ायदा उठा पाए। साथ ही साथ ये कहा कि जब इंटरनेट की दुनिया में हम आ गए हैं, बात हम टेक्नोलॉजी की कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सामने चुनौतियां भी हो जाती है साइबर क्राइम को लेकर। तो ऐसे में इससे भी निपटना होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कि हर क्षेत्र में, बात हम किसी भी चीज़ की करें, लेकिन हर जगह आजकल जो काम चल रहा है वो हो रहा है टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना, और तमाम साथ जब देश आपस में मिले हैं, इन्होंने इसे लेकर प्रतिबद्धता भी जाहिर की कि अपने संबंधों को तो प्रगाढ़ करेंगे ही, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत कुछ खास काम किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ दीपिका, पर्यावरण का जिक्र भी इस दौरान किया गया कि पर्यावरण को भी बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। इसे लेकर भी तमाम देश जो है वो एकजुट होते हुए नजर आए। देखिए, टेक्नोलॉजी का जिक्र आप कर रही हैं, उस बीच चीन को लेकर यहाँ पर बहुत सख्ती बरती गई है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, इसको लेकर ना सिर्फ भारत परेशान है, बल्कि आसपास के जितने भी देश हैं चीन के, वो सभी इससे प्रभावित हैं। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का जिक्र किया जा रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि चीन को निर्यात नियंत्रण के जरिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने से परहेज करने की चेतावनी दी गई है। इसे आप समझिए, ये चेतावनी चीन को साफ तौर पर G7 देशों ने जाहिर की। खासतौर पर चिप व इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में काम आने वाले अहम खनिजों पर एक तरफा जो निर्यात किया जा रहा है,
उन प्रतिबंधों को अनुचित करार दिया गया है। यानी कि चीन जो यानी कि पूरे कह सकते हैं कि मार्केट को जैसे कि हाईजैक करने की कोशिश चीन करता है, उसी को यहाँ पर रोकने की ये नीति, ये बड़ी नीति है और इसी को लेकर काम आगे किया जाएगा। जो चीन की विस्तारवादी नीति है उस पर अंकुश लगाना, जो चीन का एक तरीका है कहीं ना कहीं पूरे मार्केट को हाईजैक करना, उसको रोक लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मोनिका। कुवैत से लाए गए 45 भारतीयों के शव, नवभारत टाइम्स ने इस खबर को तरजीह दी है। कुवैत के मंगफ इलाके में गुरुवार को एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी। इस आगजनी में 49 लोगों की जलकर मौत हुई थी। इनमें से 45 भारतीय मजदूर हैं। हादसे में 49 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। आग में जान गंवाने वाले 45 भारतीय मजदूरों के पार्थिव शरीरों को कल केरल के एर्नाकुलम शहर लाया गया था। इंडियन एयरफोर्स का विशेष विमान 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर को लेकर आया। इसके बाद से शवों को परिजनों तक पहुंचाने का काम लगातार जारी है। और देखिए, इसी कड़ी में शव जैसे पहुंचाए जा रहे हैं, वाराणसी में भी आज एक शख्स का शव जो है वो पहुंचाया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। कुवैत से कल इन्हें कोच्चि एयरपोर्ट लाया गया था विशेष विमान के जरिए, जिसमें राज्य मंत्री ने भी अहम भूमिका जो है वो अदा की थी। वो साथ साथ मौजूद रहे थे और ये बड़ा हादसा रहा। देखिए, इमारत में आगजनी हुई है और ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों की तो इसलिए भी मौत हो गई क्योंकि कहीं ना कहीं धुआं बहुत ज़्यादा, धुएं का गुबार उठा और धुएं की वजह से ही दम घुटकर इन तमाम लोगों की जो है मौत हुई है। ज़्यादातर इनमें भारतीय रहे जो कि तमिलनाडु और केरल से ताल्लुक़ रखते हैं। और देखिए, इस घटना के बाद लगातार भारत जो है संपर्क में रहा कुवैत की और अब इन शव को लाने का काम कल किया गया। देखिए, ये वाकई बहुत दुखद खबर थी। कुवैत से लाए गए 45 भारतीयों के शव, रोते बिलखते परिजनों की तस्वीर आप देखिए। भारत ने इसको लेकर, जब ये खबर सामने आई थी तब भारत ने इस खबर को लेकर, इस पूरे मसले को लेकर इनिशिएटिव लिया था और इसी को लेकर आपको बता दें कि राज्य मंत्री वहाँ पहुँचे भी थे। तो आपको बता दें, विमान शवों को लेकर कोच्चि फिर नई दिल्ली आया, जहाँ पर तमाम मंत्रियों ने इसको यानी कह सकते तमाम शवों को सम्मानपूर्वक रिसीव किया। लोगों ने प्रियजनों को विदाई दी, धार्मिक रीति से अंत्येष्टि हुई। कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले भारतीयों के शव वायुसेना के विमान से केरल के कोच्चि हवाई अड्डे पर आने के बाद स्वजन ताबूत के पास बिलखते नजर आए। ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि विचलित करने वाली थी। कुवैत अग्निकांड में 14 लोगों के शव दिल्ली लाए गए हैं। तो आपको बता दें कि वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से इन सभी को लाया गया। जिन लोगों के शव लाए गए हैं उनके राज्य कुछ इस प्रकार हैं। वे पंजाब के, हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड के हैं। एयरपोर्ट पर सांसद कमलजीत सहरावत और अन्य लोग मौजूद थे। देखिए, इस बीच आपको बता दें कि पीड़ितों के घर का जो दृश्य रहा था वो दिल दहलाने वाला था, क्योंकि अचानक से ये वारदात हुई थी जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। और ये भी कहा जा रहा था मोनिका, जिस बिल्डिंग में ये तमाम लोग रह रहे थे वह बिल्डिंग बहुत ज़्यादा छोटी थी और कैपेसिटी जो थी वो यहाँ पर जो रह रहे थे उनकी कैपेसिटी ज़्यादा थी। वजह यही रही, आग लगी, घुटन का माहौल हुआ, जिसकी वजह से वह काल के गाल समा गए। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने कैपेसिटी का जिक्र किया, कहीं ना कहीं इमारत की कैपेसिटी काफ़ी कम थी, लेकिन उसके मुताबिक लोग वहाँ पर ज़्यादा मौजूद थे। उसके बाद जब आगजनी हुई तो इन तमाम लोगों की मौत हो गई और ज़्यादातर इनमें भारतीय थे। हालांकि अब इन भारतीयों को वापस देश कल लाया गया है कोच्चि में और वहाँ पर मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे केरल के। और उसके बाद अब धीरे धीरे जहाँ जहाँ से वो लोग ताल्लुक़ रखते थे वहाँ पर उन्हें पहुँचाया जा रहा है। देखिए दीपिका, इस बीच हम देखें कि भारत सरकार भी काफ़ी सक्रिय नज़र आई है कि वहाँ पर जैसे ही हादसा हुआ है वो तुरंत वहाँ के अधिकारियों के संपर्क में रहे और उसके बाद खुद राज्य मंत्री जो है कीर्तिवर्धन वहाँ पर पहुँचे। और इस तरह की भी खबरें थी कि वो विमान के साथ ही मौजूद रहे जिन विमानों में शवों को लाया गया था और साथ साथ वो वापस आए हैं। तो लगातार वो कांटेक्ट बना रहा है, जिसकी उम्मीद जो है आम लोग करते हैं। अगर कहीं जाते हैं दूसरे देश में, लोग प्रवास के लिए रहते हैं, वहाँ पर कामकाज की वजह से जाते हैं, तो ये उम्मीद उन्हें हमेशा अपने देश से रहती है कि अगर कुछ ऐसी बात हो जाए तो उनका देश जो है वो उनकी हेल्प के लिए तमाम चीज़ें काम में आती हैं। आपको लगता है कि आपका देश आपके साथ है, जो उनके प्रियजन थे, जाहिर सी बात है कि अकेले
किसी के भी प्रियजन जो हैं वो अपने शव को, उनके परिजनों का जो शव है उसको वापस नहीं ला सकते। सरकार की मदद ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाती है और ये इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लिया था। और जैसे ही घटना घटी थी उसके नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन ही आपको बता दें कि बाकायदा हाई लेवल की मीटिंग हुई थी और राज्य मंत्री को वहाँ रवाना किया गया था। इस बीच जानकारी आपको ये भी दे दें कि जो लुलु मॉल कह सकते हैं कि जो इस कंपनी के जो मालिक थे, जिसके जहाँ काम कर रहे थे, जो बिल्डिंग जिसकी थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुआवजे का ऐलान ज़रूर किया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। केजरीवाल को दी जाएगी राहत या फिर नहीं, ईडी का इससे लेना देना नहीं होगा। ये तमाम खबर को तरजीह दी गई है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब तलब किया जिसमें उनके स्वास्थ्य उपचार का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड में पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल देने की अनुमति मांगी गई। कोर्ट ने इस मामले में जवाब दाखिल करने को खारिज किया। कहा केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है, ऐसे में ईडी याचिका पर आपत्ति नहीं कर सकता। तो देखिए ये एक सख्त टिप्पणी जो है अदालत की देखने को मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई जो है वो 19 जून तक के लिए टाल दी है और अतिरिक्त न्यायाधीश मुकेश कुमार ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए ईडी द्वारा और समय दिए जाने के अनुरोध के बाद सुनवाई को स्थगित कर दिया था। इस बीच देखिए जज ने केजरीवाल की ओर से दाखिल एक अर्जी पर सुनवाई के शनिवार के लिए निर्धारित कर दी है। अर्जी में केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति और उपचार का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही में उनकी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश देने का अनुरोध किया था। न्यायाधीश ने संबंधित जेल अधिकारियों को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अर्जी पर सुनवाई जो है वो शनिवार को होगी। तो अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लंबे समय से वो गुहार लगा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें राहत दी जाए। हालांकि देखिए कुछ वक्त पहले अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए थे। 2 जून को फिर से सरेंडर किया। इस बीच ये भी कह रहे थे कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से कुछ और दिन का वक्त चाहते हैं, मेडिकल टेस्ट करवाना चाहते हैं। हालांकि इस बात को उनकी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई और अब जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। अरविंद केजरीवाल जमानत की गुहार लगा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए इसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ईडी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया कि आपका काम नहीं है कि जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। और ये साफ तौर पर कह दिया है कि इसके ज़रिए एक संदेश देने की कोशिश ये भी है कि आप कहीं ना कहीं कोर्ट को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। ये साफ तौर पर ईडी ने अपने माफ़ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात में कहा। देखिए आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल का जब से पूरा मामला शराब नीति घोटाले का ये मामला चल रहा है, ईडी ये लगातार कह रहा है कि यदि उनको जमानत दी जाएगी तो कहीं ना कहीं वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं और उनके पास यानी कि ईडी के पास तमाम ऐसे सबूत हैं जो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में पूरी तरीके से संलिप्त थे। इसीलिए लगातार ईडी जमानत का विरोध कर रहा था। इसी को लेकर अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी कटघरे में खड़ा किया कि हम देखिए ये जो जांच का पूरा मामला है ये आपके जिम्मे हो सकता है, लेकिन जमानत को देना ना देना इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। चलिए मोनिका आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नीति की। यूजी मामले की सीबीआई जांच पर एक तरफा फैसला नहीं, दैनिक जागरण ने खबर को तरजीह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सीबीआई केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि संदर्भ में एक तरफा फैसला नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने नीट के संबंध में हाईकोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर एक साथ सुनवाई के लिए एनटीए को नोटिस भेजा है। देखिए सीबीआई जांच एक तरफा फैसला नहीं, ये बड़ी बात की गई है क्योंकि इस पूरे मामले को देखा जाए तो लगातार पेपर लीक को लेकर पूरा देश इस वक्त सुलग रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि लगातार जो परीक्षार्थी है बेहद नाराज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कुछ बड़ी टिप्पणी रही। शीर्ष अदालत ने एनटीए, सीबीआई, केंद्र व बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। ये बड़ी बात है। यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है, 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है।
हाईकोर्ट से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की, एनटीए की मांग पर भी नोटिस है। यानी कि एनटीए ने कहा था हाईकोर्ट से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की जाएं, ये भी कहीं ना कहीं इसके लिए भी नोटिस दिया गया। सभी याचिकाएं लंबित मामलों के साथ ही संलग्न है। एनटीए ने 3 याचिकाएं वापस लेने की मांग की थी। अब एनटीए ने ऐसी कौन सी 3 याचिकाएं हैं जो वापस की थी, इसकी मांग की थी, आपको बता दें। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एनटीए ने उन 3 याचिकाओं को वापस लेने की मांग की जिसमें उन याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। अब समझिए वो कौन सी थी। 1563 अभ्यर्थियों को समय की बर्बादी के कारण ग्रेस मार्क्स है वो दिए जाने से संबंधित जुड़ी हुई थी। एनटीए ने कहा कि वह हाईकोर्ट को सूचित करेगा कि मामला निपट गया है और 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द करने का फैसला लिया जा चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को इजाजत दी है। देखिए, जैसे ही ये परीक्षा उठी थी, यानी कि परीक्षा पूरी ही हुई थी, तभी से ही गड़बड़ी के आरोप लगना शुरू हो गए थे। देखिए, यूजी परीक्षा 5 मई को हुई थी, तभी से पेपर लीक होने, गड़बड़ी की बात उठने सुप्रीम कोर्ट में भी इस याचिकाओं के लंबित होने की बात की गई थी। और देखिए, इसका रिजल्ट 30 जून को आएगा, लेकिन कोशिश फिलहाल यही की जाएगी कि जो 1563 छात्र हैं उनकी परीक्षा हो जाए, काउंसलिंग सभी की एक साथ हो सके। फिलहाल ये कोशिशें इस वक्त जारी हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं दीपिका। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे। कांग्रेस ने नीट पर बीजेपी की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। द हिंदू सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। मेडिकल की नीट परीक्षा में धांधली की आशंका को लेकर देश भर में उठ रही आवाजों में मद्देनजर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, मोनिका भी इस खबर को दिखा रही हैं। ये कांग्रेस का दावा है कि वर्तमान सरकार के शासन में नीट परीक्षा प्रतिभावान छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं देने, पेपर लीक और धांधली का खेल बन गया है। देखिए, द हिंदू में खबर को तरजीह दी गई है। कांग्रेस क्वेश्चंस मोदी साइलेंस नीट स्कैम कॉल्स फॉर प्रोब मॉनिटर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। यानी कि कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं मोदी सरकार की चुप्पी पर और कहा गया है कि जांच होनी चाहिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, तब कहीं जाकर कुछ होगा। देखिए, शुक्रवार को कांग्रेस ने जो है केंद्र सरकार पर हमला बोला और जो अनियमितताएं हैं इस एग्जाम में लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में। अगर आप चाहते हैं कि जो देश के लाखों युवा हैं उनके भविष्य को अगर बचाना है तो इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही है और उनका कहना है कि जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर करे। देखिए, इसके लिए बाबत आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट भी किया। मोदी सरकार से पूछा, अगर नीट एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ तो बिहार में 13 आरोपियों को पेपर लीक के चलते गिरफ्तार क्यों किया गया? इसके अलावा क्या रैकेट में शामिल शिक्षा माफिया व संगठित जो गिरोह है, पेपर के बदले 30 से 50 लाख रुपए तक के भुगतान का पटना पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने पर्दाफाश नहीं किया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार कांग्रेस खड़े कर रही है और बीजेपी की चुप्पी पर सवाल या निशान भी खड़ा कर रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मोनिका। साल में 2 बार होंगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा। अमर उजाला ने खबर को तरजीह दी है। अगर आपका बच्चा 10वीं या 12वीं के बोर्ड एग्जाम दे रहा है तो ये खबर आपके लिए है। तो देखिए, खबर बेहद खास है, तो आपके काम की खबर कहा जाएगा इसे। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा अगले साल यानी कि 2025 से 2 बार होगी साल में। शिक्षा मंत्रालय से अगले शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 से 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम को साल में 2 बार करवाने को लेकर अपनी सहमति दे दी गई है। अब पहला एग्जाम अप्रैल, दूसरा एग्जाम फरवरी में होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड के एग्जाम साल में 2 बार यानी कि जेईई की तर्ज पर कराने को लेकर सहमति बनी है। सरकार तो ये चाहती है कि इस नियम को बेहतर तरीके से अमल में लाया जाए, इसीलिए सीबीएसई और अन्य बोर्डों के साथ चर्चा की जा रही है। तो साल में 2 बार परीक्षा हो सकती है और यही एक बड़ी बात आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने इस वक्त कही है। देखिए, साफ तौर पे इस खबर को दैनिक जागरण ने भी जगह दी है। खबरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, साल में 2 बार होगी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। अब समझिए इस खबर को। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा 2025-26 से
2 बार बोर्ड की परीक्षा को सैद्धांतिक सहमति दी गई है। जेईई की तर्ज पर फरवरी और अप्रैल में कराने का योजना प्लान तैयार है। सीयूईटी के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थान के प्रवेश यानी कि सत्र में भी प्रवेश मिल पाएगा। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि उच्च शिक्षण संस्थान में साल में 2 बार प्रवेश देने की मंजूरी के साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने अगले साल 2025 और 26 से 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को साल में 2 बार कराने की अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। प्रधान ने कहा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को साल में 2 बार करवाने का वैसे तो फॉर्मूला तैयार है। दूसरा फॉर्मूला सेमेस्टर यानी कि 6-6 महीने में परीक्षा कराई जाने का है। हालांकि अब तक जेईई की तर्ज पर ही इसे कराने को लेकर सहमति बनी हुई है। यानी कि कहा जा रहा है कि इससे जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसे कि हम बात करते हैं 10वीं और 12वीं बोर्ड की, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं उनमें साल भर का एक प्रेशर आ जाता है। यदि 2 बार एग्ज़ाम्स होंगे, 6-6 महीने के अंतराल पर एग्ज़ाम्स होंगे, तो उतना बर्डन जो है छात्रों पर नहीं पड़ेगा। और यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर एग्ज़ाम्स को लेकर अब रणनीति जो है इसमें बदलाव किया गया है। मोनिका। बिल्कुल, और देखिए रणनीति बदलाव किया जा रहा है। तमाम तरह के जो है दीपिका अलग अलग तरह के क्यूरिकुलम आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम पहले देखें तो पहले जो है बच्चा जो है जब वो क्लास 1 में जाता था तो वो तकरीबन 6 साल का होता था, लेकिन अब नए क्यूरिकुलम के हिसाब से जो नया पैटर्न आ रहा है उसमें हो गया कि कम से कम बच्चा 7 साल का होना चाहिए। तो ऐसे तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो इंट्रोड्यूस की जा रही हैं बोर्ड्स की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, ताकि शायद बच्चों की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। और उसी कड़ी में ये फैसला भी है। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं। तेजस्वी ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि बिहार के मंगलराज में मारे गए हैं यादव। द हिंदू ने खबर को तरजीह दी है। राष्ट्रीय जनता दल नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को जमकर निशाने पर लिया। हाल की हत्या की घटनाओं को गिनाते तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यादव समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। यादव समुदाय के लोगों की हत्या की जा रही है। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे बिहार का हाल है। अपराध कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। सरकार इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। देखिए, एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने इस पूरे मुद्दे को हवा दे दी है। और देखिए एक हेडलाइन टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे, तेजस्वी lashes out at government says Yadav's killed in Bihar। अब ये देखिए दूसरी हेडलाइन, तेजस्वी अटैक्स बिहार गवर्नमेंट ओवर राइजिंग क्राइम्स। तो तेजस्वी यादव जो है बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए दिखाई दिए। जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, क्या कुछ इसमें लिखा है मैं आपको पढ़कर बताना चाहूंगी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में यादव समुदाय के लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनके खिलाफ अपराध हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है वो राज्य में कानून व्यवस्था लागू करने में पूरी तरह से नाकाम नजर आई। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक जगह की बात नहीं बल्कि पूरे बिहार में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पा रहे। उन्होंने जिक्र किया कि 21 मई को चुनाव के बाद जिस तरह से हिंसा बढ़ी थी और 25 साल के चंदन यादव को गोली मार दी गई थी। उन्होंने जिक्र किया कि 2 दिन पहले भी राम अयोध्या एक शख्स की हत्या की गई थी, प्रसाद यादव नाम के शख्स की हत्या की गई थी, सुनील यादव को निशाना बनाया गया था। ये तमाम जो लोग हैं ये यादव समुदाय के रहे थे और इन्हें सारण में इनकी हत्या की गई थी। इतना ही नहीं, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव ने एक्स में पोस्ट के जरिए जिक्र किया कि देखिए लगातार जो है मंगल राज की जगह ये जो डबल इंजन सरकार का ये दावा कर रहे थे, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पर लगातार अपराध बढ़ रहा है। जो अपराधी हैं वो अपनी मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि तमाम तरह के आरोप जो है तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर लगा रहे हैं, लेकिन ये विडंबना ही है कि जंगल राज जो नाम दिया गया था वो आरजेडी के समय में ही दिया गया था। तो ये भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को नहीं भूलना चाहिए। ये अच्छी बात है कि विपक्ष मजबूत होता है तो सत्ता पक्ष थोड़ा दबाव महसूस करती है। हालांकि अब एक वर्ग को लेकर पॉइंट आउट किया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा। देखना ये होगा कि सरकार यानी कि बिहार सरकार इस पर क्या पलटवार करती है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आरएसएस नेता की अहंकार संबंधी टिप्पणी ने चुनाव में वाद विवाद को और बढ़ा दिया है। एनबीटी ने इस खबर को जगह दी। वरिष्ठ आरएसएस प्रचारक इंदेश कुमार ने कहा कि देश नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। इसके पहले
गुरुवार को इंद्रेश कुमार ने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, लोकसभा चुनावों में अहंकार के कारण बीजेपी 240 तक ही पहुंच पाई। इंद्रेश कुमार ने जयपुर में ये भी कहा था, 2024 में राम राज्य का विधान देखिए, जिसमें राम की भक्ति की थी, धीरे धीरे वे अहंकार में आ गया, उन्हें 240 सीटों पर ही रोक दिया राम ने। इस बयान के बाद विपक्ष ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। देखिए, इस वक्त हम ये भी कह रहे हैं, लगातार आरएसएस जो है वह बीजेपी को, चूंकि मदर पार्टी है, कह सकते हैं कि बीजेपी की मदर संस्थान है बीजेपी का, और इसी को लेकर जब आरएसएस सवाल खड़े कर रही है तो जाहिर सी बात है कि सभी पूछेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है। क्योंकि सबसे पहले आपको बता दें, मोहन भागवत ने सवाल खड़ा किया था, मणिपुर का जिक्र किया था, मणिपुर को लेकर कहा था कि देखिए मणिपुर 1 साल से जल रहा है, बीजेपी कुछ नहीं करे। उसके बाद इंद्रेश कुमार का बयान आता, अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया गया कि आपने राम की भक्ति करी, आप अहंकार में इतने लिप्त हो गए कि आपको ही इतनी कम सीटें आई। यानी कि वैचारिक जो मतभेद है वो इस वक्त कहीं ना कहीं आरएसएस के भीतर और बीजेपी के भीतर दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, एक हेडलाइन हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई थी, दूसरी हेडलाइन ये देखिए, संघ के हमलों से पसोपेश में भाजपा, निगाह बदलावों पर। तो संघ कहीं ना कहीं अब सवाल उठा रहा है और ये कहा जा रहा है कि देखिए दोनों ही गुटों की हम बात कर ले। एक वो गुट जिसने राम भक्ति की लेकिन एरोगेंस में रहा, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो घमंड देखा गया, तो उन्हें भी उसका फल मिला है। दूसरी तरफ वो गुट यानी कि कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने राम मंदिर का न्योता नहीं स्वीकार किया, जो कभी राम मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं रहे, उन्हें भी जनता ने और भगवान ने सही रास्ता दिखा दिया है और उसका नतीजा उनके सामने आ गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा ये तो बहुत लाजमी हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पर लिया संघ की तरफ से, ये काफी बड़ी बात हो जाती है। चूंकि संघ जो है, संघ बीजेपी जो है वो संघ से है, संघ बीजेपी से नहीं है। ऐसे में अगर संघ खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कह रहा है कि वो एरोगेंस नजर आ रहा है, वो घमंड नजर आ रहा है, वो अहंकार हुआ है, जिसकी वजह से जो 400 पार का नारा ये दे रहे थे या फिर जिस बहुमत की बात लगातार की जा रही थी, खैर बहुमत तो छोड़ दीजिए, 400 पार तो कहीं ज्यादा का आंकड़ा है, लेकिन बहुमत भी पार नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं आपने राम मंदिर तो बनाया, लेकिन वो अहंकार आपके अंदर आ गया, आपके अंदर वो एरोगेंस आ गई, आप दिखाई देने लगे कि आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। और शायद इन सब के बीच आप भूल गए कि जमीनी स्तर पर आरएसएस हमेशा से आपको दिशा दिखाती रही है या फिर आपके लिए काम करती रही है, जो लेकिन आप इससे दूर होते हुए दिखाई दिए। देखिए, शायद 2014 इशारा आरएसएस जो है वो देती हुई दिखाई दे रही है। 2014-2019 में जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन रहा था, हालांकि सभी ने सीधे तौर पर ये देखिए, कई मरतबा इंटरव्यूज़ भी हुए हैं, हमारी भी बात तमाम रिपोर्टर्स ने कही जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं। साफ तौर पे कहा गया है कि बीजेपी खुद ही आरएसएस से किनारा करती नजर आ रही थी। हालांकि अब आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत गोरखपुर पहुंचेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करेंगे। वर्ग प्रशिक्षण का कार्यक्रम, 5 दिनों का कार्यक्रम इस वक्त गोरखपुर में चल रहा है। देखिए, अब जो बातचीत की जाएगी उस बातचीत का नतीजा क्या निकलने वाला है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं और इसी को लेकर ये मुलाकात और आपसी संबंधों को वापस से अच्छा करना, मजबूत करना, ये बीजेपी की जिम्मेदारी अब हो चली है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। धधकती रही जमींदोज इमारत, रुक रुक कर उठी लपटें, अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। देखिए, चांदनी चौक में आग लगने से हड़कंप मच गया। कटरा मारवाड़ी में आग के कारण जमींदोज इमारत से शुक्रवार को रुक रुक कर लपटें उठती नजर आई हैं। तस्वीर जरा आप देखिए, ये फोटोज आपको बहुत कुछ बयां कर रहे होंगे। दमकल विभाग की 8 गाड़ियां, 150 कर्मी आग बुझाने के साथ लगातार रुके हुए थे, जुटे हुए थे, इमारत की कूलिंग में जुटे हुए थे। दमकल अधिकारियों का कहना है कि शनिवार तक आग पर काबू पाए जाने की उम्मीद है। वहीं शुक्रवार को बाजार में कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा, करीब 1000 दुकानें बंद रही। इधर पुलिस वालों ने लापरवाही का मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। लेकिन ये बड़ी बात है, किस तरीके से देखिए आगजनी की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो परेशानी का सबब बन रही हैं। परेशानी उन इलाकों में ज्यादा हो जाती है जो कि कंजस्टेड है। चांदनी चौक का इलाका बेहद व्यस्ततम इलाका कहा जाता है, सटी हुई दुकानें हैं यहाँ पर। जाहिर सी बात है कि जहाँ एक दुकान आग की चपेट में आएगी तो जाहिर सी बात है दूसरी दुकान को स्वतः ही चपेट में ले लेगी और यही
नज़ारा हम देख पा रहे हैं। लगातार जो ज़मीन धधक रही है, पूरी ज़मीन जी आपको बता दें जो इमारत है वो ज़मींदोज़ हो गई है। आसपास का जो क्षेत्र है वो इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है कि उसको शांत करना पड़ रहा है, उसको ठंडा करना पड़ रहा है। अभी तक आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। तो देखिए आपको बता दें ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार आग पर काबू पाना ये अब चिंता का सबब बन गया है। तस्वीर लगातार हम आप तक साझा कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि आग किस भीषण रूप को अख्तियार की हुई है। और देखिए लगातार आपको बता दें कि जो मौसम का मिजाज है, हालांकि कल थोड़ी राहत ज़रूर देखी गई थी दिल्ली एनसीआर में, लेकिन ये राहत फौरी ही कही जाएगी जब तक बारिश ना हो जाए। फिलहाल तस्वीर आप देखिए किस तरीके से आपको दिखा रहे हैं इसके ज़रिए, तस्वीरों के ज़रिए कि लगभग दमकल की जो तमाम गाड़ियाँ हैं, 150 गाड़ियाँ लगातार मौजूद रही हैं, लगातार आग को काबू में कोशिश में रही हैं। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि पूरा का पूरा जो कामकाज है वह बिल्कुल ठप रहा है। और चांदनी चौक जैसे व्यस्तम इलाके में यदि आग लग जाती है तो आप समझिए कितनी मुसीबत हो जाएगी। हालांकि पुलिस ने अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। देखिए मोनिका उस खबर को भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, ओवर 110 शॉप्स रिड्यूस्ड टू एशेस, चांदनी चौक ट्रेडर्स से फायर ट्रेजेडी वाज वेटिंग टू हैपन। तो 110 से ज़्यादा दुकानें इसकी चपेट में आई हैं, राख में तब्दील हो गई हैं। और चांदनी चौक के जो दुकानदार हैं वो खुद कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा, यानी कि इस तरह के जो हैं कहीं ना कहीं आभास ऐसा पहले से हो रहा था। और कितना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है कि 80 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान यहाँ पर हुआ है। और कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर दिल्ली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सरकार की लापरवाही है। सरकार ने इसके लिए पहले एहतियातन कदम नहीं उठाए हैं। स्ट्रक्चर जो है यहाँ का वो काफ़ी वीक है, इसे लेकर तमाम तरह के। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली सरकार का ही हम जिक्र कर रहे हैं तो ऐसे में बात हम करेंगे पानी की। बाजार में भी नहीं पानी, संकट में फंसी जिंदगानी। अमर उजाला ने खबर को तरजीह दी है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। लगातार लोग पानी के एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और पानी की किल्लत के बीच लोगों को दिल्ली में टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अपर रिवर यमुना बोर्ड की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें मानवता के आधार पर दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिए जाने पर जल्द से जल्द फैसला किया जाएगा। साथ ही आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड पर पानी के टैंकरों की संख्या बढ़ाने के सरकार के निर्देश की अवहेलना करने का आरोप भी लगाया है। ये देखिए, अलग अलग अखबारों में इस खबर को तरजीह जो है वो मिली है। City's water production fell by 66 mgd over past week, says आतिशी। तो जल मंत्री, दिल्ली सरकार में मंत्री जो है जल मंत्री आतिशी ने कहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है पानी का वो कम है, जिस तरह से ट्रीटमेंट प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा पानी चाहिए, यानी कि सप्लाई जो है वो कम नज़र आ रही है और लोगों की डिमांड ज़्यादा है। तो ऐसे में सप्लाई को बढ़ाना को, इस बीच देखिए उन्होंने ये भी कहा कि हम अधिकारियों को निर्देश तो दे रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, लेकिन वो काम दिखाई नहीं दे रहे, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे क्योंकि अवहेलना उनकी की जा रही है, उनके आदेशों को माना नहीं जा रहा। देखिए, इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था पड़ोसी प्रदेश सरकार पर, कहा था कि हरियाणा जो है वो उन्हें पानी नहीं दे रहा, जिसके बाद हरियाणा ने कहा कि हम तो पानी दे रहे हैं। अदालत को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। फिर अदालत ने पूछा कि आप टैंकर्स, जो टैंकर माफिया उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने कहा कि देखिए जो टैंकर हैं, टैंकर माफिया जो है वो दिल्ली के बाहर बॉर्डर से ऑपरेट करते हैं, हरियाणा से ऑपरेट करते हैं, ऐसे में हम उन पर किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जिस पर हरियाणा सरकार ने कहा कि आपका खुद का मैनेजमेंट चूँकि ख़राब है, इसलिए आप दूसरे पर आरोप मढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको अपना खुद का मैनेजमेंट जो है वो देखना होगा। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं गर्मी के। बारिश से भी नहीं राहत मिलेगी, यानी कि जो गर्मी का सितम है वो लगातार जारी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। राजधानी में गर्मी का कहर लगातार बरप रहा है और देखिए इसी को लेकर कहा जा रहा है कि फौरी राहत कल के मौसम में ज़रूर देखी गई, लेकिन आपको बता दें कि राहत बहुत देर तक की नहीं थी। फिलहाल आपको बता दें कि राजधानी में गर्मी लगातार कहर बरपा रही है और जिसका बड़ा कारण ये हो रहा है कि आप
कहीं ना कहीं गर्मी से अभी भी राहत नहीं पा पाएंगे। तो फिलहाल ये फौरी राहत कही जाएगी। और लगातार आपको बता दें कि मौसम किन्हीं किन्हीं राज्यों में दस्तक दे रहा है पश्चिमी हवाओं की वजह से। देखिए, इस खबर को दैनिक जागरण ने भी जगह दी है। किस वजह से मॉनसून जो आके अटक रहा है, रुक रहा है, ये तमाम बातें भी सामने आ रही हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि राजधानी में गर्मी का कहर कम नहीं हो रहा है, ये बड़ी बात है। गर्मी अपने चरम पर लगातार बनी हुई है और फिलहाल तो राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। 18 तारीख तक के लिए तो आईएमडी ने भी कहा हुआ है कि अभी फिलहाल राहत जो है वो नहीं मिलेगी। पश्चिमी हवा ने गर्मी को रोक दिया है, राहत और मानसून का रास्ता भी रोक दिया गया है। अब कहा क्या है, जरा आईएमडी ने जरा जान लीजिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में गर्मी से राहत नहीं है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में 4 से 5 दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी। देखिए, इसको लेकर हीट वेव की जो जानकारी पहले से ही साझा की जा चुकी थी। इन राज्यों में 18 जून तक, झारखंड व बिहार में 15 जून तक लू की स्थिति रह सकती है। तो पश्चिम से आने वाली हवा ने मौसम को 2 तरह से प्रभावित किया है। जरा जान लीजिए कि सभी के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि आखिरकार मॉनसून हमारे जो प्रदेश है उसमें दस्तक कब देगा। तो आपको बता दें जो कारण है वो कारण क्या है। पहला है, उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और दूसरा, इनसे मॉनसून का रास्ता भी रोक रखा है। जो बंगाल की खाड़ी में 2 सप्ताह पहले रेमल चक्रवात से मॉनसून को जो गति मिली थी, अब आपको बता दें कि लगभग वही गति थम सी गई है। मौसम विभाग आईएमडी ने बताया कि 10 जून के बाद मॉनसून आने से आगे ही नहीं बढ़ पड़ा है, यानी कि वो थम चुका था। पर अच्छी बात तो यह है कि अब अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं, स्थितियां बन रही हैं। अब 4 दिनों में, यानी कि 4-5 दिन और शेष हैं जब मॉनसून अपनी गति को और पकड़ लेगा। तो यही एक बड़ी बात है जिससे कि जो मॉनसून है, जो सक्रियता है, वो थोड़ी कम पड़ती नजर आई है। चलिए आगे अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चूंकि गर्मी की खबर तो अभी आपको कुछ दिन और हम बताने वाले हैं। गर्मी से फिलहाल तो राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो राजधानी में गर्मी का कहर कम नहीं हो रहा है। अलग अलग अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी है। इस बीच देखिए, आपको ये भी बता दें कि जेडीयू ने नेता महत्वहीन विभाग मिलने की ये जो तमाम बातें हैं वो कही हैं। और देखिए, आपको हेडलाइन भी दिखा रही है, जेडीयू लीडर्स डिसमिस रिमार्क्स अबाउट गेटिंग इनकॉन्सिक्वेंशियल पोर्टफोलियोज। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को छापा। राजधानी में आपको बता दें, साफ तौर पर जेडीयू लीडर्स ने इन तमाम बड़ी बातों को कहा। तो देखिए, कहीं ना कहीं वो जो पोर्टफोलियोज मिले हैं मोदी सरकार में, एनडीए की जो सरकार बनी है, इसे लेकर कहीं ना कहीं लगातार तीखा टिप्पणी भी चल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इम्पोर्टेंट विभाग थे वो मोदी सरकार ने अपने पास रख लिए हैं। जबकि जेडीयू नेता ने ये भी कहा है कि जो महत्वहीन विभाग है वो मिलने की वजह से जो है असंतोष जो है वो जाहिर किया गया है। टिप्पणियों को हालांकि जेडीयू ने खारिज कर दिया है जो बाकी जगह से आ रही थी। द हिंदू ने खबर को तरजीह दी है। लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर को एनडीए में मिले हैं जिस तरह के विभाग, इसे लेकर जो टिप्पणियां हो रही थी उन्होंने खारिज किया है। अब महत्वपूर्ण विभागों को लेकर जेडीयू में संतोष के बीच विपक्ष की टिप्पणी और अटकलें बढ़ती जा रही हैं। पार्टी नेताओं ने ऐसी अटकलों को खारिज कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में लल्लन सिंह ने कहा कि मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। लल्लन सिंह केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं और पंचायती राज, जबकि रामनाथ ठाकुर कृषि, संस्कृति और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। तो देखिए, हेडलाइन भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, लेकिन जेडीयू लीडर्स ने कि पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी पोर्टफोलियो हमें मिले हैं हम पूरी तरह से संतुष्ट है। हालांकि देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि झुंझुना पकड़ा दिया गया है एनडीए के इन तमाम सहयोगियों को और इसी वजह से इनमें संतोष है। यानी कि इस तरह की बातें जो है वो देखी जा रही हैं कि हो सकता है आने वाले वक्त में ये जो गठबंधन है इसमें दरार पैदा हो जाए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं वो तमाम पोर्टफोलियोज फिलहाल जो है बीजेपी के पास है। बिल्कुल, देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है, हम देख पा रहे हैं। हालांकि इस बार बीजेपी ने अपने बूते बहुमत हासिल नहीं किया, लेकिन ये बड़ी बात है। आपको ये भी बता दें कि अपने बूते बहुमत हासिल नहीं किया, उसके बावजूद भी एनडीए का सहयोग मिला। पहले भी सुगबुगाहट इस बात की आ रही थी क्योंकि बीजेपी ने अपने बल पर सीटें हासिल नहीं करी हैं। अब सहयोगी दलों का साथ मिला है। पहले से ही सुगबुगाहट थी कि जेडीयू जो है वो लगातार सवाल खड़े कर सकता है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू भी सवाल खड़े कर सकते हैं और ऐसे ही
खबरें भी थी कि कृषि विभाग जेडीयू चाहता है, लेकिन साफ तौर पर 10 विभाग बीजेपी ने, ताकतवर विभाग जैसे कहा जाएगा, बीजेपी ने एक बार फिर से अपने पास रखे हैं। इसी को लेकर अब कहा जा रहा है जो सुगबुगाहट है वो तेज हो चली है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। हिंदू ने इस खबर को जगह दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गृह मंत्रालय के अधिकारियों से एक अहम बैठक की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की बात कही गई है। सुरक्षा की स्थिति को लेकर ये समीक्षा बैठक हुई है। गृह मंत्रालय के कई अधिकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, सीआरपीएफ के आला अधिकारी और इंटेलिजेंस ग्रिड के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया था। गृह मंत्री ने अधिकारियों ने सुरक्षा के इंतजाम को लेकर सवाल खड़े किए, फीडबैक लिया है। देखिए ये जो पूरी खबर है बहुत खास इसलिए हो जाती है क्योंकि 72 घंटे के भीतर 4 बड़ी वारदातों को आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। और इसी को लेकर आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब सरगर्मी फैल गई है कि लगातार किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया जाना चाहिए, क्या कुछ वो रणनीति होनी चाहिए जिसमें बदलाव की जरूरत है। तो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसका संज्ञान लिया। मंत्रालय के तमाम अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की गई है और इस बैठक के जरिए आपको बता दें कि सुरक्षा स्थिति और माकूल हो पाए और व्यवस्थित हो पाए, इसी को लेकर ये फीडबैक लिया गया है। देखिए शाह रिव्यूज, जेएनके सिक्योरिटी टेररिस्ट एक्टिविटी इंक्रीजेस। तो जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ लगातार आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस बीच देखिए गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे में वो अब अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं कि वहां पर क्या क्या चीजें और होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद होनी चाहिए। चूंकि देखिए विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है कि सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है, सरकार लगातार जश्न में डूबी हुई है कि अब जो है एक बार फिर से एनडीए सत्ता में आ गई है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। बहरहाल आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बिल्कुल कल फिर हाजिर होंगे हम, बिल्कुल कल फिर हाजिर होंगे सुर्खियों के साथ में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।